शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री के चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट का, जिसमें आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, अधिकतर जितने भी तत्व हैं सभी के सभी क्या हैं, धातु, और सबसे ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है किसका, धातुओं का। तो इनके कौन कौन से उपयोग होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं करके क्वेश्चन आएगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, जैसे कि पी ब्लॉक के तत्वों के लिए आप लोग क्या परिभाषा देते थे कि जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे जाएं, पी कक्षक में, उसको क्या बोलते थे, पी ब्लॉक के तत्व। वैसे ही इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, डी, तो इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के तत्व। यहां तक क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मैं डी ब्लॉक का पहला तत्व है आपका स्कैंडियम। क्या है, स्कैंडियम। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 21। क्लियर है ना। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, ऐसा चलेगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली आएगा, यहाँ पास आएगा डी, सॉरी 3d 1। देखो 6 4 10 10 2 12 12 6 18 19 20 और 21। क्लियर है कि नहीं। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भर गया, डी कक्षक में, इस कारण ये क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो डी ब्लॉक के तत्व क्या है करके आएगा, तब तो ये कहानी है। लेकिन ये जो डी ब्लॉक के तत्व है इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व का परिभाषा कुछ अलग है। संक्रमण तत्व का परिभाषा कुछ अलग है। संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं करके आएगा, तो इसके बारे में कहानी याद रखना है। जिसमें डी कक्षक, ठीक है ना, जिसमें डी कक्षक क्या हो, अपूर्ण भरे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, चाहे वो मूल अवस्था में हो, चाहे वो ऑक्सीकृत अवस्था में हो, चाहे मूल अवस्था में हो, चाहे ऑक्सीकृत अवस्था में हो। क्लियर है कि नहीं। तब ही जाकर के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ध्यान समझना, डी ब्लॉक के तत्व सभी रहेंगे जिसमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर गया, मतलब वो क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व बोला जाता है। अब संक्रमण तत्व के लिए एक परिभाषा क्या बोल रहा हूं कि डी कक्षक, शर्त है कि डी कक्षक क्या भरा होना चाहिए, अपूर्ण भरा होना चाहिए। चाहे वो मूल अवस्था हो, चाहे कौन सा अवस्था हो उसका, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे समझने के लिए समझो, पहला तत्व था क्या, स्कैंडियम। क्या आया था, 3d1, इसका क्या आ जाएगा 3d2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10, 3d10। तो उस हिसाब से ध्यान समझना, उस हिसाब से, ठीक है। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं, ध्यान से समझना ना, इस वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते थे, ठीक है, कॉपर जिंक, यहां पास देखो डी कक्षक में कितना रहता है जी, 1 2 3 4 और ये 5 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, कितने कक्षक होते हैं, 5। ध्यान से समझने का कोशिश करो, 1 2 3 4 5, अभी भी अपूर्ण है। 6 7 8 9 अभी भी क्या है, अपूर्ण। जैसे 10 के ये क्या हो गया, पूर्ण। मतलब जिसका लास्ट में क्या आता होगा, 3d10। भले डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसको संक्रमण तत्व बोलेंगे क्या, नहीं। संक्रमण तत्व के लिए शर्त ये है कि उसमें क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपूर्ण। यदि मैं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालूं और जिंक को, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, चलो बताओ। कॉपर परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 29। फिर जिंक परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30। कॉपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पास ये यदि पूर्ण पूरित हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्थायी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद कर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3d10 और ये क्या हो जाएगा, 4s1। यहाँ तक क्लियर है। तो इस हिसाब से संक्रमण तत्व ये होगा क्या, नहीं। ये संक्रमण तत्व होगा क्या, नहीं। ध्यान समझना, इसको निकालो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलो बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये बिना अपवाद के ही 10 हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो इस हिसाब से ये भी संक्रमण तत्व नहीं होगा। लेकिन परिभाषा तुम लोग कुछ पढ़े हो, क्या बोला हूं कि मूल अवस्था, मूल अवस्था में तो 10 है, इस कारण ये नहीं दिखा रहा है। लेकिन ऑक्सीकृत अवस्था नाम का भी तो चीज होता है। ऑक्सीकृत अवस्था मतलब इलेक्ट्रॉन को अपना त्यागेगा या तो फिर ग्रहण करेगा। क्लियर है, त्यागेगा ये।
यदि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बनाता है, कॉपर क्या बनाता है, कॉपर प्लस, या फिर क्या बनाता है, कॉपर 2 प्लस, और तुमको पता है सबसे ज्यादा क्या बनता है, कॉपर 2 प्लस, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो कॉपर का कितना आता था, 4 प्लस 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा और यहाँ पास से 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा क्या हो गया, फिर से 3D9, और 9 आ गया, मतलब संक्रमण तत्व वाला परिभाषा क्या कर दिया पूरा। मतलब कॉपर जो है संक्रमण तत्व है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मली देखोगे मूल अवस्था में वो हमको ऐसा लगेगा कि ये संक्रमण तत्व का परिभाषा को शो नहीं करता, लेकिन जब उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, कौन सा वाला, +2, तो क्या दिखा देता है ये 3D9, क्या दिखा देता है 3D9। इस कारण कॉपर जो है आपका कैसा तत्व है, संक्रमण तत्व है। लेकिन नीचे का देखो, जिंक मूल अवस्था में 3D10 है, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, +1 +2 ZnSO4 ZnCl2 ZnS, ये बनता है। उससे ज्यादा कोई देखे हो क्या इसका, नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से त्यागेगा, S कक्षक से ही न त्यागेगा ना, 4s लास्ट टर्म आता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो भी इसका क्या रहेगा, 3D10, क्या रहेगा 3D10। मतलब चाहे मूल अवस्था हो चाहे ऑक्सीकृत अवस्था, दोनों अवस्था में इसका डी कक्षक अपूर्ण है क्या, नहीं, पूरी तरीके से पूर्ण पूरित है, इस कारण ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में ये छपना चाहिए, क्या छपना चाहिए, ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा कौन आगे आया, कॉपर, कॉपर है, Ag है और Au है, ठीक है ना, कौन आगे आया ऐसे करके याद रखना, ठीक है ना। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ऑरम हो गया, ठीक है ना, तांबा चांदी सोना, तांबा चांदी सोना, क्लियर है ना। कॉपर, Ag और Au ये तीनों के तीनों संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं। लेकिन जिनी कनाडा होगा, जिमी कांदा होगा, जो भी याद रखो, Zn Cd और Hg, ठीक है ना, ये तीनों तत्व, ये नीचे का नहीं पढ़ना है ना, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी के सभी रेडियो एक्टिव, क्लियर है, इसके बारे में नहीं पढ़ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये जो तीनों तत्व हैं, ये तीनों के तीनों तत्व संक्रमण तत्व होंगे क्या, नहीं, क्योंकि इनका चाहे मूल अवस्था लो चाहे ऑक्सीकृत अवस्था, दोनों अवस्था में डी कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो एक सेंटेंस हम लोग क्या दे सकते हैं कि ध्यान समझना, सारे संक्रमण तत्व, सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पर डी ब्लॉक के सारे तत्व, डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, समझाइए करके आगे बता डालोगे। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के वे तत्व होते हैं जिनमें डी कक्षक अपूर्ण रूप से, चाहे वो मूल अवस्था हो चाहे ऑक्सीकरण अवस्था हो, अपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, क्लियर है। उदाहरण देना कॉपर का, ऐसा आ जाएगा, क्या कारण है कि कॉपर में भी 3D10 होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो क्या बताओगे, जो कॉपर है मूल अवस्था में भले वो 3D10 दिखा रहा है, लेकिन जब उसका ऑक्सीकृत अवस्था लाएं, और मेन ऑक्सीकृत अवस्था क्या होता है, कॉपर 2+, तो उसका ऑक्सीकरण यानी डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 9, मतलब फिर से अपूर्ण हो गया, इस कारण वो क्या हो जाता है आपका संक्रमण तत्व। लेकिन जिंक के केस में चाहे Zn+1 बने चाहे Zn+2 बने, किसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, S का, 3D10 का 10 ही रहेगा, इस कारण वो संक्रमण तत्व नहीं है। क्योंकि जो तत्व ऊपर का है वही नीचे के लिए भी वही चलेगा, ये 3D का है तो ये 4D और ये 5D का, समझ आया कि नहीं, क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं। तो ये हो गया आपका संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद इस वर्ग के जो तत्व हैं, ठीक है ना, इनके बारे में कुछ कुछ गुण जान लेते हैं, थोड़ा सा एमपी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन सा एमपी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से समझो, ये केवल इतने के ऊपर फोकस करो। अच्छा, संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, ये जितने भी तत्व हैं विद्युत धनी तत्व हैं, दान देते हैं, विद्युत धनी तत्व। एस ब्लॉक के तत्व क्या है, विद्युत धनी, और ये पी ब्लॉक के तत्व विद्युत ऋणी। तो विद्युत धनी से विद्युत ऋणी की ओर जा रहे हैं, मतलब संक्रमण अवस्था आ रहा है, कौन सा अवस्था आ रहा है, संक्रमण, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, क्लियर है नहीं। इनके जितने भी गुण होंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य के संक्रामी होते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर एस जैसा कुछ कैरेक्टर पी जैसा, यहाँ तक क्लियर है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो 2 से 3 रीजन दे सकते हो संक्रमण तत्व क्या होता है, क्यों होता है, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा एमपी क्वेश्चन थोड़ा जान लो। कॉपर, Ag और Au ये तीनों को हम लोग सिक्के वाली धातु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्के वाली धातु,
क्या बोलते हैं, सिक्के वाली धातु। भूलोगे क्या, नहीं ना। कॉपर, एजी और एयू, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्के वाली धातु। हो गया, पहला एमपी क्वेश्चन हो गया, सिक्के वाली धातु कॉपर, एजी और एयू। दूसरा, एचजी कमरे के ताप पर कौन सा अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। जिनी, कनाडा होगा, ये तीनों को संक्रमण धातु कहते हैं क्या, नहीं, संक्रमण धातु नहीं कहते ना, संक्रमण धातु नहीं कहते। मतलब डी ब्लॉक का तो तत्व है लेकिन संक्रमण धातु नहीं है, यही अपवाद शो करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो तीनों के तीनों है ना, ये वाष्पशील होते हैं, इस कारण इसको संक्रमण धातु नहीं बोलकर क्या बोलते हैं, वाष्पशील धातु। क्या बोलते हैं, वाष्पशील धातु। ये वाष्पित हो सकते हैं आसानी से। कौन कौन, जिंक, कैडमियम और एचजी, पारा। क्लियर है। कमरे के ताप पर द्रव कौन रहेगा, पारा। और ये तीनों को वाष्पित कर सकते हैं, धातु है लेकिन वाष्पित कर सकते हैं, वाष्प बना सकते हैं। ये तीनों के तीनों को क्या बोल दिया हूं मैं तुम लोगों को, क्या है, सिक्के वाली धातु। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, आगे बढ़े। उसके बाद एजी, कहाँ है ये एजी, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। विद्युत धारा का क्या है, अच्छा खासा सुचालक, सिल्वर। ठीक है। निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों के तीनों किसके रूप में काम करते हैं, उत्प्रेरक। कौन से रूप में काम करते हैं, ज्यादातर उत्प्रेरक। निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में यूज होता था, याद आया, उसमें भी यूज होता था इसका। ठीक है। जब भी तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, सबसे ज्यादा उत्प्रेरक किसका लेंगे, निकिल का, पैलेडियम का और प्लेटिनम का। यहाँ तक क्लियर। हाइड्रोजनीकरण पूरी तरीके से किसके ऊपर निर्भर है, निकिल के ऊपर। किसके ऊपर, निकिल के ऊपर। तो निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तीनों के तीनों क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। ऑस्मियम और इरिडियम, ऑस्मियम है और क्या है आपका, इरिडियम। ये सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या शो करता है, +8, मैक्सिमम 8 देने का कैपेसिटी है। कितना, 8। सबसे ज्यादा रहता है किसका, ऑस्मियम का। किसका, ऑस्मियम। और इसी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑक्सीकरण भी संख्या ज्यादा और सर्वाधिक क्या होता है इसका, घनत्व। +8 भी शो करता है ना ये ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ तक क्लियर है। मैं पीछे से ऐसे बताते आ रहा हूँ ना। जिन्हें कनाडा होगा, संक्रमण धातु नहीं है, वाष्पशील धातु बोलते हैं। क्लियर है। एचजी द्रव के रूप में पाया जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए इससे। फिर कॉपर, एजी, एयू, ये क्या है तुम्हारा, सिक्के वाली धातु, और इसी को क्या बोलोगे, विद्युत धारा का सुचालक। उसके बाद निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तीनों का उपयोग करते हैं किसके रूप में हम लोग, उत्प्रेरक के रूप में। ये हो गया। ऑस्मियम और इरिडियम +8, ये दोनों तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या है, उसमें भी ज्यादा कौन, ऑस्मियम, +8, और उसका घनत्व भी क्या होता है, सबसे ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं क्या फिर, Mn का देख लो। Mn इसमें का Mn दिखाता है +7, कितना दिखाता है, +7। KMnO4 निकाल लो भाई, KMnO4 में KMnO4 सबसे ज्यादा, यही कंपाउंड पढ़े हो ना। 4 दूनी 8, 8 + 1 7, इधर आएगा तो +7, कितना आ जाएगा, +7। अरे -8 आएगा ना, ये +1 तो -7, इधर आएगा तो +7 ना, यही तो आएगा ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। अच्छा, ये हो गया, मैग्नीज भी हो गया। और किसके बारे में पढ़ना है, टंगस्टन। सब जानते हो टंगस्टन बल्ब में यूज होता है, ठीक है ना। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा रहता है, 3410 केल्विन, 3410 केल्विन। क्लियर है ना। इसका गलनांक जो रहता है ना, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है, 3410 केल्विन। इसी कारण हाई टेम्परेचर दोगे तो ये क्या होता है, चमकता है। और इसी का उपयोग करते हैं बल्ब में। बल्ब में रहता है टंगस्टन, लट्टू पीला वाला, याद आ गया, टंगस्टन। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद ये क्या है, टेंटेनम, TA, टेंटेनम का उपयोग ध्यान से समझो। हड्डी में रॉड लगा है बोलते हो, ठीक है, तो वो रॉड इसी का रहता है, टूटी हड्डी को जोड़ने में उपयोग होता है, टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में। उसके बाद आगे आपका टाइटेनियम, क्या है, टाइटेनियम, लोहे से 200 गुना हल्का, 200 गुना हल्का व 200 गुना मजबूत। 200 गुना हल्का और 200 गुना क्या होता है, ये मजबूत होता है। इसी कारण हेलीकॉप्टर वगैरह का जो ब्लेड रहता है ना, पंखा, उसको बनाने में उपयोग होता है। क्लियर है ना। हल्का चाहिए ना और मजबूती चाहिए, तो किसका उपयोग होता है, टाइटेनियम का। टेंटेनम, टाइटेनियम जहाज था, ऐसे करके याद रखना, टाइटेनिक जहाज हल्का होना चाहिए, 200 गुना हल्का 200 गुना मजबूत। किससे, लोहा से। किससे, लोहा से। अच्छा, इसके कारण ध्यान, सेना के जितने भी शस्त्र होते हैं ना, इसी से बनाए जाते हैं। मेटालिक वेपन इसी से बनाया जाता है। क्लियर है ना, समझ आ गया। सेना के जितने भी शस्त्र हल्का होना चाहिए ना, ठीक है, और मजबूत होना चाहिए, तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग, टाइटेनियम का। किसका,
टाइटेनियम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, और कुछ कुछ IMP GK। अब जब क्लास चलेगा तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पास वर्ग में गुण कम पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे गुण हम लोग, आवर्त में। किसमें पढ़ेंगे, आवर्त में। तो नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग मिलेंगे इसके डी ब्लॉक के भौतिक गुणों के साथ में।